कि आओ अब दो हाथ तुमसे भी होगा, अब तुम्हारे बाप की बकौती नहीं रहेगी। बिहार के लेलिन बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, कही थी कि एक पीढ़ी जेल जाएगी, दूसरी पीढ़ी गोली खाएगी और तीसरी पीढ़ी हमारी शासन करेगी। अब आ गई है तीसरी पीढ़ी जो शासन करने की तैयारी में है। अब जो बटे हुए हो, बहुत खुशी हुई किसी ने कहा अखिलेश कुशवाहा हम तो चाहते हैं कि यह जात टूटे और जमात बने, हमारी जमात बने। कि इस देश में एक हवा उड़ रही है इस जनपद में कि हिंदू मियाँ चुनाव हो जाए, हिंदू मियाँ चुनाव हो जाए, कैसे हो जाए? जरा याद करिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं, जरा आप सोचना। मैं आपको बिल्कुल नई चीज इस जनपद के महान उस रचनाकार शाही मासूम रजा को याद करना चाहता हूँ। उनकी किताब को हर आदमी को पढ़ना चाहिए, जिन्होंने इस जमीन को अपनी जमीन बनाई, इस महाभारत की पटकथा लिखी उन्होंने। उतना समय नहीं है, लेकिन एक बात गंभीरता से बता देना चाहता हूँ। हिंदू और मुस्लिम समाज में बांटने वाले लोगों, यह हिंदू और मुस्लिम की आवाज कमंडल आंदोलन तब आया जब इस देश में कुछ जाति विशेष का वर्चस्व सत्ता में हुआ करता था। उस जाति विशेष के लोग सत्ता में बैठे हुआ करते थे, लेकिन जब दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों की लामबंदी हुई, ये जब एक साथ आए तो उन्होंने कुछ जाति के सत्ता के प्रतिष्ठानों को चुनौती दी। लेकिन जब यह ऊपर के लोगों को यह बात पता चली कि मुसलमान, दलित और पिछड़ा एक जगह आकर के हमारे सत्ता के प्रतिष्ठान को चुनौती देने लगा, हम सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, हमारे जो राज करने के तरीके हैं वो टूट जाएंगे, यह बात उनको खलने लगी। तब उन्होंने इस देश में कमंडल का नारा दिया और कहा कि मुसलमान बेईमान है, गद्दार है, इस देश का नहीं है। इस बात को, इस राजनीति को गंभीरता से आपको समझना होगा। यह हमसे आपसे अलगाने की राजनीति थी, ताकि हम और आप हिंदू और मुसलमान के दायरे में बट जाएं और पुनः वो सब राज करने चले आए। जरा बताओ, पूछना आप किसी हिंदू धर्म के विशेष के मानने वाले लोगों से, दुआरी पर सवेरे मेहतर चल जात हुई, कोई मुसहर चल जावत हुई तो 4 बेर उनकर मेहरारू पानी गिरा के झाड़ू से होके झाड़त कि मुसहर चलिए दुआ पर, वो कहा करी। लेकिन ना, ये मानसिकता है, ये पैदा की गई सोच है हमारे और आपके बीच, ताकि ये जो आपने कहा ना लोगों ने कि यह जातिवादी राजनीति आ गई। इसको बड़े समाजशास्त्री ने लिखा, यह जातिवादी राजनीति नहीं है, यह जातियों का राजनीतिकरण हुआ। अब वो जातियां भी राजनीति करने लगी जिनको राजनीति नहीं आती थी, वो जातियां भी अब राजनीति करने लगी, वो जातियां मुख्य दायरे में आने लगी। इनके जो सत्ता के प्रतिष्ठान थे, इनके जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे सिंहासन थे, उनको चुनौती मिलने लगी हमारे दलितों, पिछड़ों और सक्षमों के द्वारा कि आओ अब दो हाथ तुमसे भी होगा, अब तुम्हारे बाप की बकौती नहीं रहेगी। उसका उदाहरण दे रहा हूँ कि जिस आरक्षण की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, मन्नू भाई जानते हैं, बड़ी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, कि इस देश में 2400 प्रोफेसर हैं 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में, एक भी बैकवर्ड प्रोफेसर इससे खतरा। इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? इसकी लड़ाई माननीय सांसद, भावी सांसद और भूतपूर्व और अभूतपूर्व सांसद आदरणीय अफजाल अंसारी साहब लड़ेंगे। और लोहिया कहते थे कि वोट का ताकत झोट का ताकत। ऐसा समय है जब यह झोट के ताकत, आप छोटे हो, दलित हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, वोट का ताकत, छोट का ताकत, तो यह ताकत दर्शाने का समय आया। आप इस ताकत को दर्शाइए और इतनी मजबूती से दर्शाइए कि गाजीपुर के इतिहास के लिए जो विकास पुरुष कहे जा रहे हैं, उनका एक जीवंत उदाहरण दे रहा हूँ। चट्टी चौराहों पर लोगों की बोलती बंद कर दे रहे हैं, तो पूछना बात करो। इस देश के इतिहास में संचार मंत्री हैं गाजीपुर के सांसद जी। इतिहास में पहली बार BSNL के कर्मियों का 1,75,000 लोगों की तनख्वाह नहीं मिली है। और यह भी सवाल आप पूछिए, जब देश के संचार मंत्री गाजीपुर से हैं, तो न जियो का नेटवर्क काम करता है, न आइडिया का काम करता है, न वोडाफोन का काम करता है, तो किस काम के आप संचार मंत्री?
किस काम के संचार मंत्री हैं? ये है इनका विकास का इतिहास। बताऊंगा, लंबा समय कम है, बहुत लंबा इतिहास है। रेलवे से 3.5 लाख नौकरियां चली गई, रेल विभाग पे थे, वो नौकरी किसकी गई? आरपीएफ का रिजल्ट आया जिसमें सामान्य से ज्यादा कटाफ ओबीसी के लड़कों का है। ये अनियमितता कैसे हुई? कौन कर रहा? तमाम लड़के नौजवान साथी जानते हैं कौन कर रहा है ऐसी अनियमितता। इसको जानने के लिए, अपने अधिकार को लेने के लिए लड़ना होगा। और बेरोजगारी की बात कर रहा है, नोटबंदी जैसा निर्णय लिया गया जिसके बाद इस देश के तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ नौजवानों की नौकरियां चली गई। आपको बता दूं कि जो बेरोजगारी का दर 3.7% था, वह इस सरकार में आने के बाद 4.9% हो गया। जब बेरोजगारी का दर बढ़ा, कौन कह रहा है कि नौकरियां? बताइए, जब इस देश के सांख्यिकी आयोग जो यह गिनता है कि इस देश में कितने बेरोजगार हैं, तब उसके चेयरमैन ने कहा कि 2016 के बाद अब मैं जारी करने जा रहा हूं कि इस देश में कितने बेरोजगार हैं। जानते हैं क्या हुआ उसके साथ? 3 सालों में आंकड़ा ही नहीं आया है कि देश में कितने बेरोजगार हैं। वो बेचारा मजबूरन राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के 2 मेंबर और अध्यक्ष दोनों ने इस्तीफा दे दिया। समय अभाव है, इशारा हो रहा है, लेकिन यह कहते हुए साथियों, संविधान पर खतरा है और इस लड़ाई को बड़े संघर्षों के बाद हम लोगों ने अपने अधिकार को प्राप्त किया है। क्योंकि जब आरक्षण लागू होने की बात आई थी तो इस देश में लोगों ने कहा कि आरक्षण कहाँ से आई, कर पूरिया कब आई? आखिर 10% आरक्षण कहाँ से? कहते थे लोग कि दिल्ली से चमरा भेजा संदेश, कर्पूरी जी बार बनई हम भैंस चरई राम नरेश। आप याद रखना, आपको ये जो सरकार है, जो इस मानसिकता के लोग हैं, आपको वहीं पहुंचा देना चाहते हैं जहां से आप आज संघर्ष करके आगे बढ़े। देश को सजोने में हमारी भागीदारी है। आप जागरूक बनो, अपने मतदान का सही प्रयोग करिए। इससे बड़ी सफलता, और इससे बड़ी सफलता क्या होगी, जो आपके अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए मैं उम्मीद करता हूँ, और सही कहा आदरणीय रणजीत झा ने कि संसद जी तो चुनाव जीत ही चुके हैं, लेकिन हमें मुस्तैद होकर के अपने बूथ की रक्षा करनी है, और यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी यूथ की है। और एक बात और आखिर में कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं जिस समाज से हूँ, यादव समाज से, मैं जब घूम रहा हूँ, इधर उधर पता कर रहा हूँ, तो लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे यादव बंधु भी वोट कर रहे हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ के यादव कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि वो पर। आज जब हम वो पर फोन लगा के पूछा था नहीं क्या हो भाई, तो हम लोग वो वोट देता था ना, ये नहीं तो कहता ना सकी वो पर। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है, इसको पाटने की जरूरत है। इसीलिए हम लोग एकत्र हुए हैं। विभिन्न गांवों से हम लोग एक जगह आए, विभिन्न इलाकों से, तो ये एक मति और सहमति की पता लगे कि हमारी सहमति क्या है। धन्यवाद। सहमति की बात है, हम सहमति के लिए एकत्र हुए कि हमारी मति क्या है, वो सहमत हो जाए। और आप एक कह रहे थे धनंजय भाई, एक जाति विशेष की सरकार में जाति विशेष के लाभ मिला नहीं, यह प्रचारित किया गया था। लोक सेवा आयोग पे यादव आयोग लिख दिया गया था और 56 एसडीएम यादव बताए गए थे। आज तक 2 सालों बीजेपी की सरकार हो गई बने हुए, हम लोगों ने लगातार आरटीआई से और आंदोलन से मांग किया कि किस दौर में 56 एसडीएम यादव हुए हैं। अगर माई का लाल कोई दिखा दे, हम लोग अपने जीवन से, मैं कह रहा हूँ कि मैं व्यक्तिगत अपने जीवन से सारी डिग्री को धर के और बेरोजगार बैठ जाऊंगा। यह भ्रम था, यह प्रचारित किया गया था। जो आईटी सेल की सेक्टर है, तमाम फेसबुक या नौजवानों पर व्हाट्सएप के द्वारा यह भेजा गया, ऐसी कोई बात नहीं। कहा लोगों ने कि भर्तियों में यादव को बहुलता मिल गई, है गलत बात है। जो मायावती सरकार की भर्ती हुई थी, उसका भी एक बड़ा आंकड़ा देख लीजिएगा, उसमें 50% अकेले यादव के लड़के हुए थे। उस भी भर्ती में, उसके बाद जो समाजवादी पार्टी की भर्ती हुई थी, उसमें भी तकरीबन 55% यादव के लड़के भर्ती हुए थे। इन चीजों को किसी ने बताया नहीं, और सब लोग, इस बार भी जो हुआ है उसमें भी यह बरगलाया गया। आप लोगों इस तरह से आपको विभाजित किया गया, और न जाने केशव चंद्र मौर्य को क्या दिखा के और कहाँ लोग बैठा दिए।
हम लोग तो यही कह रहे थे कि एक ये सब कब आपकी मति खुलेगी और आप अपनों का ख्याल करेंगे। आप सब कितनी देर तक हमें सुनेंगे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अपील के साथ आदरणीय सांसद जी को जिस अभूतपूर्व कहने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा, उससे दुगने वोटों से आप सब विजयी बनाएं इनको, ताकि भारत की पार्लियामेंट में हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए एक बार और अभूतपूर्वता प्रदर्शित करें। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए दलित न्यूज नेटवर्क को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।